हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 18 है, टॉपिक नंबर 6 है, इसका भी ये पार्ट 3 है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको रस जो छंद है, छंद के अंगों के बारे में, छंद के प्रकार के बारे में और छंद की परिभाषा पढ़ाई है। इसके पार्ट 2 की बात करें तो उसमें मैंने सभी मात्रिक छंद जो कि 10th के लिए और 12th के लिए इंपोर्टेंट है उनके बारे में बताया है। आज इस पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे छंद के जो टाइप होता है बांडिक छंद। तो बांडिक छंद कौन कौन से हैं जो क्लास 10th के लिए और 12th के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पूरा वीडियो ये बांडिक छंद के ऊपर होने वाला है। जो भी बांडिक छंद है उन सबको अपन इसमें कवर कर लेंगे जो जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पे कवित छंद। यहाँ पे नंबर 4 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले 3 मात्रिक छंद में आपको पार्ट 2 में इसके में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने वो नहीं पढ़े तो पहले आप उनको पढ़ के आइएगा, जिससे आपका ये छंद नाम का टॉपिक पूरा क्लियर हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। बांडिक छंद में पहला आता है कवित छंद, या नंबर से देखा जाए तो 3 मात्रिक छंद के बाद चौथा आ जाएगा कौन सा आपका कवित छंद, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यह एक बांडिक छंद है। देखो उसमें क्या था, वो सब मात्रिक छंद थे, चाहे अर्धमात्रिक होता चाहे सब मात्रिक होता। उसमें अपन मात्राओं के आधार पर गिनती करके मालूम कर रहे थे कि हाँ भाई ये वाला छंद है, ठीक है। दोहा है कि सोरठा है, कौन सा है ना, ऐसे। इसमें वर्णों के आधार पर गिनती करेंगे, वर्णों की गिनती करेंगे, अक्षरों की। बांडिक माने क्या है, वर्ण, अक्षर गिनेंगे इसमें। अक्षर गिनने के बाद में मालूम करेंगे कि कवित्त है कि सवैया है कि कौन सा है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए तो यह एक बांडिक छंद है, यानी इसमें वर्णों की गिनती करके अपन मालूम कर पाते हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे चरण, तो देखिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। उसमें जो चरण थे वो कुछ और थे। यहाँ पे देख चरण का कैसे मानेंगे अपन। यहाँ जो पहली लाइन आपको दिख रही है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ से सेकंड लाइन को ले लो, तब जाके ये फुल स्टॉप लगाए ना, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइनों को मिला देंगे तब बनेगा चरण 1। क्या बनेगा? चरण 1। ऐसी सेकंड में कंदमूल शुरू करेंगे तो यहाँ पे यति है यानी विराम है, और यहाँ सेकंड लाइन पे फुल स्टॉप लगा हुआ डबल, तो यहाँ पे बेटा ये चरण 2 हो जाएगा। तीसरे की बात करें, भूषण से लेकर के यहाँ तक है तक, ये चरण नंबर 3 है। और यहाँ भूषण से फिर से लेकर के जो जड़ाती है तक, यहाँ पे चरण कौन सा है? 4 है। इस प्रकार से इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो बांडिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। अभी आगे समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, यानी कि इन दोनों लाइनों के अक्षरों को गिन लेंगे अपन, वर्णों को गिन लेंगे, तब जाकर कितने वर्ण होंगे? 31 वर्ण होंगे। तथा 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। यति का मतलब क्या है कि पहले में 16 वर्ण हो जाएंगे, फिर अपन यति यानी कि विराम लगा देंगे, फिर अगले वाली लाइन में आप देखेंगे 15 वर्ण मिलेंगे। पहली वाली में कितने? 16, फिर दूसरी वाली में कितने? 15। तो 16 और 15 कुल मिलाकर कितने वर्ण हो जाएंगे? चरण 1 में 31 हो जाएंगे, ठीक है। तो 31 वर्ण होते हैं। और कितने यति कहाँ पे होती, विराम कहाँ पे होता है? तो 16 वर्णों के बाद में क्या होता है? विराम होता है। फिर 15 वर्णों के बाद में विराम होता है, ठीक है। आगे देखिए ऐसे ही इसमें 16 वर्ण हो जाएंगे, फिर विराम ले लेंगे अपन, कॉमा लगा देंगे, और फिर 15 वर्ण हो जाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगा के पूर्ण विराम ले लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यति कहाँ पे होती है? 16 वर्णों के बाद या फिर 15 वर्णों के बाद, ठीक है। और प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होंगे? कुल 31 वर्ण होंगे, ठीक है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। देखिए चरण 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा अक्षर है, गुरु है। यहाँ पर भी क्या है? अंतिम वर्ण बड़ा है। यहाँ पर भी सब में क्या हुआ? चारों चरणों के अंतिम वर्ण को अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? गुरु वर्ण यानी कि दीर्घ वर्ण आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको एग्जाम्पल याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा मैं इसे एग्जाम्पल को पहले समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल किस रूप का है, किस लिए है ना, क्योंकि बच्चे को याद नहीं होता ना, बहुत मुश्किल से याद होता है। तो देखिए ये बात है शिवाजी महाराज की। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा सबने। तो वहां पे कवि रहा करते थे भूषण। कौन से कवि हैं? देखो यहाँ पे नाम भी दिया है, भूषण कवि है। तो भूषण कवि ने शिवाजी महाराज की प्रशंसा में एक कविता लिख डाली। और कविता क्या लिख डाली? थोड़ा सा समझिए कविता को। कविता में उनकी प्रशंसा लिखी गई है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कविता में कि हे शिवाजी महाराज, आपके डर से, आपके भय से जो आपके शत्रु दल है, यानी कि जो आपके दुश्मन हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं
वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, वो पहले ऊंचे ऊंचे मकानों में रहा करती थी, अब वो कहाँ रहती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, यानी कि अब वो पहाड़ों की गुफाओं में चली गई हैं, यानी डर के मारे पहाड़ों की गुफाओं में वो घुस गई हैं, यानी जो घर के महल हैं उनको छोड़ करके कहाँ पर रहने लगी हैं, पर्वत जो पहाड़ होते हैं उनकी गुफाओं में रहने लगी हैं। तो डर है कहीं ना कहीं, तो उनकी तारीफ में भूषण जी ने लिखा है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। पहले वो कंदमूल का मतलब यहाँ पे है मीठे स्वादिष्ट भोजनों से, तो पहले वो मीठे स्वादिष्ट भोजन किया करती थी, अब वो क्या कर रही है, कंदमूल यानी कि मूली जैसे जो फल होते हैं, जड़े खा सकते हैं उन्हें मूल कहते हैं, जिनकी जो मूली जैसे फल है, उन सब्जियां हैं, उनको खा करके टाइम पास कर रही हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं वो, पहले के 3 टाइम, बेर का मतलब यहाँ पे क्या टाइम, 3 टाइम खाती थी वो, अब वो क्या है 3 बेर, यानी कि जो बेर होता है ना फल होता है, तो उसको खा करके टाइम पास कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग इसका मतलब क्या है, भूषण जी कह रहे हैं क्या ना, भूषण शिथिल अंग, पहले क्या है कि जो आभूषण पहनती थी तो उनके कान वगैरह जो है ना, कान एक अंग में आता है, तो कान वगैरह जो है ना ढीले हो गए थे आभूषण पहन पहन के, ठीक है। अब क्या है, भूषण शिथिल अंग, अब कैसे हो रहे हैं उनके अंग जो शिथिल हो गए हैं वो, अब भूख के मारे ना उनके अंग ढीले हो गए हैं, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे मतलब क्या है, भूषण शिथिल अंग का मतलब है कि ना वो पहले आभूषण वगैरह पहनती थी तो उनके कान वगैरह क्या ढीले हो गए थे, अंग उनके ढीले हो गए थे, अब भूख के मारे क्या हो गया है, उनके अंग ढीले हो गए हैं, ठीक है। बिजन डुलाती थी वे, बिजन डुलाती हैं, पहले उन पे बीज न चलाए जाते थे, जो पटरानियां मतलब जो नौकरानियां हुआ करती थी वो उन पे बिजना घुमाती थी, चलाती थी ऐसे, अब बिजन डुलाती हैं, अब क्या कर रही हैं, बिजन माने वीरान जंगल, अब वो वीरान जंगलों में क्या कर रही हैं, डोलती फिर रही हैं, ठीक है। आगे, भूषण बनंत शिवराज वीर तेरे त्रास, यहाँ पे कह रहे हैं भूषण जी कह रहे हैं कि हे शिवराज, हे शिवाजी, तेरे त्रास से, तेरे भय से नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं, यानी कि वो पहले आभूषणों से एकदम बन ठन के रहती थी, आभूषण पहन के रहती थी, नग आभूषणों में क्या नग लगे हुए तो होते थे उनके में, अब क्या है नगन जड़ाती हैं, अब वो कपड़ों के अभाव की वजह से नगन घूमती फिरती हैं। तो ऐसा उन्होंने प्रशंसा में लिखा है, किसने लिखा है, भूषण जी ने, किसकी प्रशंसा में लिखा है, शिवाजी की में। तो ये काल्पनिक कविता है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस उनकी प्रशंसा करते हुए भूषण जी ने उनकी कविता पे कविता लिख दी थी। अब पढ़ते हैं अपन, इससे क्या है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इसे समझाने से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल, इसलिए समझा दिया आपको। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब देखो बांड वगैरह गिन लेते हैं, कन्फर्म हो जाएगा कहाँ ये कवित छंद है कि नहीं। तो क्या कहता है कि प्रत्येक लाइन में 16-15, यानी कि पहली लाइन में 16 वर्ण, फिर दूसरी में 15 वर्ण, गिन लेते हैं वर्ण 15-16 है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 वर्ण माने अक्षर गिनने हैं आपको सिर्फ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने वर्ण है यहाँ पे, 16 वर्ण है। थोड़ा आगे लिख देता हूँ, 16 वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितने हैं, 15 है। तो 15 और 16 कुल मिला कितने हुए, 31 वर्ण हो गए। तो यहाँ पे कितने वर्ण है टोटल, 31 वर्ण है। तो पहले चरण में कितने हैं, 31 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में आप क्या पाएंगे, 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर क्या होती है, यति होती है, रुकावट होती है, रुकना होता है, ठीक है। अगले को गिन लेते हैं थोड़ा सा और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 हो गए, 15 16 31 हो गए। ऐसे ही आप पाएंगे हर एक चरण में, आप गिन लेना है, इसको ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, तो इसको आप गिन लेना, हर एक चरण में आपको क्या मिलेंगे, 16 15 के बराबर पर, यानी कि आपको 31 वर्ण टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। इससे मालूम चलता है कि ये कौन सा छंद है, कवित छंद है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा छंद आएगा वो देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है सवैया छंद, ये 5वें नंबर का है, चौथे नंबर अपन ने कवित छंद को अच्छे से पढ़ लिया। अब सवैया छंद को पढ़ते हैं। सवैया छंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। समझिए कैसे, पहले पढ़ लेते हैं इसको, सवैया छंद होता क्या है। तो यह एक बालिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके प्रमुख 8 भेद होते हैं, इसको समझिए पहले। भेद क्या है, 8 प्रकार का होता है सवैया। सवैया कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का, ठीक है। आपके सामने लिखे हैं 8 भेदों के नाम,
मतगेंद्र सवैया, दुर्मिल सवैया, मद्रा सवैया, चकोर सवैया, अरसात सवैया, किरीट सवैया, सुंदरी और मुक्तिहारा। ये 8 होके आप नाम नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। आपको इस परिभाषा में इसको याद नहीं करना है, ठीक है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि इसके प्रमुख 8 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ इसके 2 भेद दिए जा रहे हैं, तो देखिए आपके सिलेबस में इसमें से कितने हैं, 1 और 2। इन 2 के बारे में ही आपको पढ़ना है। बाद बाकी 6 आप नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं नीचे वालों को, बाद बाकी दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब समझते हैं कि सवैया के 2 यहाँ पे प्रकार दिए जा रहे हैं। वैसे इसके 8 प्रकार होते हैं, 2 दिए जा रहे हैं, एक कौन सा मतगेंद्र, एक कौन सा दुर्मिल, यानी ऊपर के दोनों जो हैं इनके बारे में अपन क्लास 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा मतगेंद्र क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पहले थोड़ा इसको समझा दूं मैं आपको। पेपर में क्वेश्चन आएगा, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सवैया छंद को उदाहरण देकर समझाइए, तो फिर आपको क्या करना है, सवैया छंद की परिभाषा लिख देनी है। आप ये परिभाषा कहां से कहां तक लिखेंगे कि यह एक बाणिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। आप यहां तक इस सवैया की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। समझ में इतनी बात आगे कि नहीं आई, इसको आप लिखें लिखें नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए इसका एग्जाम्पल कहां से लिखेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए आप ये मतगेंद्र सवैया का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि इसी का एक प्रकार है ना, तो इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। या फिर इसको ना लिखें तो नीचे जो देखिए दुर्मिल सवैया यहाँ पर लिखा है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है जगह कम होने की वजह से, तो आप इसको एग्जाम्पल को इसमें लिख सकते हैं। सवैया छंद अगर पूछेगा पेपर में इस सवैया छंद को उदाहरण से समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे, परिभाषा यहां से यहां तक लिखेंगे। एग्जाम्पल की जब बात आएगी उदाहरण देने की, तो आप इसको लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे, दोनों में से कोई एक आपको लिख देना है। लेकिन अब बोर्ड होशियार हो गया, बोर्ड ना सवैया नहीं पूछता, ओनली क्या पूछता है, मतगेंद्र सवैया को उदाहरण देकर समझाना है। तो भैया मतगेंद्र सवैया की जब बात आएगी तो ये सेपरेट आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक, ये इसकी परिभाषा है और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर दुर्मिल सवैया या फिर ऐसे पूछ लेगा दुर्मिल सवैया को उदाहरण देकर समझाइए, तो ये इसकी परिभाषा है और ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख के आना है पेपर में, ठीक है। 3 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, सवैया छंद किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए, या फिर मतगेंद्र सवैया को उदाहरण से समझाइए, या फिर दुर्मिल सवैया को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। अब देखिएगा तो इसमें से कुछ पढ़ना ही नहीं है अपन को, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अच्छा, इसका प्रकार है ये वाला मतगेंद्र सवैया। यहाँ पे देखो 22-26 का मतलब क्या है, 22 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं, या फिर 22 और 26 के बीच में, यानी कि 23, 24, 25 कोई भी हो सकता है। इन सबको अपन पढ़ेंगे तो किसी में एक चरण में 23 होंगे, किसी में 24 होंगे, किसी में 25 होंगे, 26 होंगे, इसीलिए यहाँ पे 22 से 26 वर्ण तक होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 4 चरण होते हैं, 4 ही इसमें है, 4 ही इसमें, तो कुछ ज्यादा समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें, तो सिर्फ समझते हैं मतगेंद्र सवैया को। तो देखिए मतगेंद्र सवैया क्या होता है, मतगेंद्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है, कॉमन बात है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, इसे मालती सवैया भी कहते हैं। इसको नाम याद कर लेना, मालती सवैया, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि मालती सवैया को उदाहरण देकर समझाइए, तो मतगेंद्र कहो चाहे मालती कहो बात एक ही है, मालती है ना। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 23 वर्ण। यहाँ धूरी से लेकर के धूरी भरे अति शोभत श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, यहां से लेकर के यहां तक एक चरण हो गया पूरा, ठीक है। खेलत खात फिरे अंगना पग पेजन बाजत पीरी कठोती कछोटी, यहां तक दो चरण हो गए। यहाँ देखिए बादशाह बिकोर खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि, यहां से 3 चरण हो गए यहां से यहां तक। और काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ सो लेगो माखन रोटी, यहां से यहां तक 4था चरण हो गया। 4 चरण में आपको मिल गए। इसके प्रतिचरण में कितने वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। गिन लेते हैं वर्ण माने, अब आपको अक्षर गिनने हैं तो देख गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको यहाँ पे श्या है ना, इसको एक ही वर्ण गिनेंगे, ठीक है। तो 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने वर्ण है बेटा, 23 वर्ण एक चरण में। यहाँ पे देखो नेक्स्ट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें भी कितने हैं, 23। ऐसे ही आप नीचे वाले दोनों गिन लेना, उनमें भी क्या निकलेंगे, 23 निकलेंगे। तो जब प्रत्येक चरण में 23 वर्ण हो तो समझ जाओ वहां छंद है मतगेंद्र सवैया, ठीक है। अब बात दुर्मिल की कर लेते हैं।
इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, इसे चंद्रकला भी कहते हैं। तो देखिए 4 चरण कौन से हैं इसके, इस पर थोड़ा सा मैंने लंबा करके लिख दिया है इसको ऐसे करके। देखो यहां से यहां तक 1 चरण, और यहां से यहां तक 2 चरण, यहां से यहां तक 3 चरण, और यहां से यहां तक 4 चरण है। ठीक है, 4 चरण हो गए। इसके प्रतिचरण में कितने वर्ण होंगे? 24 होंगे। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए यहां तक। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने हो गए बेटा इसमें? 24 हो गए। इसको भी देखिए, एक और दो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको गिनिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आप गिनते जाइए, 24 वर्ण और नीचे चरणों में भी मिलेंगे आपको। तो जब आपको प्रत्येक चरण में 24 वर्ण दिखाई दे, समझ जाओ कौन सवैया है, दुर्मिल सवैया है। ठीक है, जब 23 वर्ण दिखाई दे, समझ जाओ मतगेंद्र सवैया है। इसको अपन मालती के नाम से भी जानते हैं और इसको अपन चंद्रकला के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही नाम आपको याद कर लेने हैं। आई होप कि सवैया छंद पूरा आपकी समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इसके 2 ही टाइप पढ़ने हैं, ये 8 प्रकार का होता है वैसे तो। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, वो आगे भी पूछने में से पूछ सकता है। इनके अलावा इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और आपको आंसर किस प्रकार देना है। ठीक है, अब रह गया लास्ट आपका सवैया हो गया, कवित्व हो गया। ठीक है, अब आपका लास्ट रह गया रोवैया। रोवैया छंद को पढ़ते ही अपना छंद जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रोवैया छंद के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है रोवैया छंद। ये बहुत ही आसान छंद है, इसको ना आप चुटकियों में पहचान लेंगे। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं एक बात, आप मुझे बिल्कुल लास्ट तक है ना सुन के जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ना कुछ आपको इंपोर्टेंट बता के जाता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं ये अंतिम छंद है, इसकी साथ में अपन छंद नाम की जो बला है बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रोवैया छंद होता क्या है? इसमें देखिए पहली चीज तो यही है कि इसमें कोई वर्ण सिस्टम नहीं होता, कितने वर्ण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान छंद है। ठीक है, यह उर्दू या फारसी का एक विशिष्ट छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आप अभी एग्जाम्पल सब देख रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल आपको टफ लग रहे होंगे, आप मुझे कमेंट कर देना यदि आपको कोई एग्जाम्पल बिल्कुल भी याद ना हो तो। वैसे मैंने आपके सामने सभी सिंपल एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे सिंपल शायद ही मिल पाएंगे, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये टफ है तो आप मुझे मैसेज कर देना, आप व्हाट्सएप पे या फिर मुझे कमेंट में, तो मैं आपके लिए कोई ना कोई और एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल और भी उसकी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे क्या है ना आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, तो देखिए ये उर्दू में भी चलता है, फारसी में भी है, उन सबका विशिष्ट अंग है दोनों भाषाओं का। इसमें 4 चरण होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों ही एग्जाम्पलों में क्या अच्छा चरण है। इसमें अच्छा इसको पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। कैसे पहचानते हैं, इसकी एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है कि इसके पहले, दूसरे और चौथे चरण की तुक मिलती है, लेकिन तीसरे चरण की तुक नहीं मिलती है, या फिर तुक बिल्कुल अलग होती है। बस आपको ये दिमाग में रखना है, इसी से आपका रोवैया छंद कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल पढ़िए। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। तो यहां देखिए पुतली बड़ी की मात्रा आ गई ना, यहाँ हल्की बड़ी की आ गई ना, और यहाँ राखी बड़ी की आ गई। पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण को, तीनों को देखिएगा, तीनों की तुक क्या हो रही है, मिल रही है। लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, सॉरी पहले की, दूसरे की और चौथे की, है ना, और तीसरे की तुक नहीं मिल रही है। तो इसी प्रकार जब भी आपके सामने कभी भी कोई एग्जाम्पल दिखाई दे जिसमें 3 चरणों की तुक मिल रही हो, पहले की, दूसरे की और चौथे की, और तीसरे की नहीं मिल रही हो, तो आप पहचान लेना ये कौन छंद है, रोवैया छंद है। अच्छा एक आप पे हमने शायरी सी लिखी है, इसको भी पढ़ लो। ठोकर एक बार खाकर फिर संभलना आ गया, तूने साथ छोड़ा तो अकेले ही चलना आ गया, फिर खुद ब खुद बढ़े हाथ मेरी तरफ कई कई, जब मुझे भी जमाने के सांचे में ढलना आ गया। तो यहाँ पे आ, यहाँ पर भी आ, यहाँ पे भी आ, 1 2 और चौथे वाले की, फर्स्ट की, सेकंड की और फोर्थ वाले की तुक मिल रही है। बीच वाले की जो तीसरा है उसकी तुक नहीं मिल रही है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रोवैया का एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और सुना देता हूँ, एक शेर है, शायरी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, उसमें भी आपको तुक मिलेगी। कभी हमने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। देखना, कभी हमने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, दोनों की मिल गई। बदल गई जिंदगी जब उसने कहा,
बदल गई जिंदगी जब उसने कहा, अरे पागल मैंने तो मजाक किया था चौथा आ गया ना। और बदल गई जिंदगी जब उसने कहा, यहाँ पे तुक नहीं मिल रही है, और यहाँ पे देखो था मिल रहा है लास्ट तक। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप नॉलेज के लिए याद कर ले, इसको पेपर में लिख के नहीं आना, ये शायरी है, बेकार लगेगी, है ना, मैंने आपको ये सुना दी है। ठीक है, तो इसी के साथ में रुबैया जो लास्ट छंद है वो भी खत्म होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से छंद इंपोर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। एक बार फिर से आपका रिकैप करा देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में रहेगी सारी चीजें। तीनों वीडियो का जो मैंने पार्ट 1, 2, 3 में आपको कराई है, उन तीनों वीडियो में से मैं आपको कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है, वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इंपोर्टेंट चीजें, और छंद तो आपको इतना ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10th वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, 12th वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले मैंने वीडियो फर्स्ट में कराई थी आपको छंद के अंग, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कराई थी छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा को आप पढ़ लेना, चाहे 10th का स्टूडेंट हो चाहे 12th का हो, दोनों को परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब छंद के प्रकारों की बात कर लें तो उनकी केवल आपको नाम याद कर लेने हैं, उनकी जो बारे में परिभाषा वगैरह मैंने दी है उसको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 छंदों के नाम याद करने। इसके प्रकार कितने हैं? 2 हैं, मात्रिक और बाणिक। कराए मैंने 3 है, लेकिन आपको 2 ही दिमाग में रखने हैं। क्लास 12th तक ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 प्रकार लिख के आने हैं, मात्रिक और बाणिक छंद। ठीक है, बाद बाकी मुक्तक छंदों को आप नहीं लिख के आएंगे। ठीक है, मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया नॉलेज के लिए। अब बात कर लेते हैं दोहा एंड चौपाई। तो देखिएगा, आप 10th 12th दोनों के लिए, ये भी 10th 12th दोनों के लिए, ये जो है ओनली 10th वालों के लिए। ठीक है, नीचे के हैं 1, 2 और इसके दोनों टाइप, मतगैन दुर्मिल, ये दोनों, और ये 1, 2, 3, 4, 5, ये कुल मिला के इतना जो मैटर है वो ओनली 12th वालों के लिए। ओनली 12th वाले इसको पढ़ के जाए, 10th वाले इसको पढ़ के जाए ओनली। और जो परिभाषा प्रकार है इसको 10th एंड 12th दोनों पढ़ के जाए। ठीक है, इसी के साथ में ये छंद नाम का जो टॉपिक है पूर्ण रूप से खत्म होता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जो होगा शब्द गुण के बारे में, जो कि टॉपिक नंबर 7 होगा, उस पर मुलाकात करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।